जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट, और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। टाइप्स ऑफ सेट हम लोगों ने बहुत टाइप्स पढ़े थे, वो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। और अगर आपको कंप्लीट टाइप्स ऑफ सेट देखने हैं तो इसमें दो लेक्चर हैं हमारे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उनको आप लोग हमारी वो जो हमारा चैनल है मैसेज, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर सेट थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं तो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ सेट के लेक्चर। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला हमारा टाइप था, जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो था हमारा एम्प्टी सेट, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। और हमारा जो सेकंड टाइप था वो था हमारा सिंगल सेट। और जो हमारा थर्ड टाइप था वो तो हमारा मतलब कि थर्ड टाइप था वो तो हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। और हमारा फोर्थ था कार्डिनल नंबर था। उसके बाद हमारा फिफ्थ टाइप आता था वो हमारा था इक्वल सेट। और हमारा सिक्स टाइप है वो था हमारा इक्विवेलेंट सेट। और उसके बाद सेवन टाइप था हमारा सब सेट। ये हमारे सारे टाइप्स हो गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट में हम लोग इसके कुछ ऑपरेशन आज पढ़ेंगे और कुछ दो बच्चे के ऑपरेशन रहेंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें जो आज पढ़ेंगे इसका जो पहला है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। मतलब अगर दो सेट हैं उनका हम यूनियन लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एंड टू सेट्स की यूनियन का मतलब क्या होता है उसको हम लोग एग्जांपल की हेल्प से, उसकी डेफिनेशंस उसको अच्छे मेथड से देखेंगे। साथ में वेन डायग्राम की भी हेल्प से मैं आपको अच्छे से इनको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर हमारा नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और उसके बाद आता है फिर डिजॉइंट सेट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन वर्ड से आप लोग उसका मतलब तो समझ गए होंगे। यूनियन मीन्स होता है यूनिटी, मीन्स अगर सब लोग मिल जाए, सब लोग एक साथ हो जाए, कंबाइन हो जाए तो उसको बोल देते हैं यूनियन। फॉर एग्जांपल आपके जो स्कूल, आपका जो स्कूल है उसमें ढेर सारी क्लास होती हैं। अगर उनके मतलब की क्लास को आप लोग एक साइड कंसीडर कर सकते हो, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, और उनके अगर स्कूल के सभी क्लास आपस में मिल जाए तो वो हो जाएंगे यूनियन। और आपके जो क्लास है वो पर्टिकुलर सेट है, तो इसमें वही होता है आपस में सबको मिलाना होता है। आइए इसको डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स हमारा होता क्या है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set consisting of all the elements which are either in A or in B or in both. मीन्स जो हमारे यूनियंस में होंगे, दो सेट के हमारे यूनियन केवल वही एलिमेंट्स होंगे, वो या तो हमारे सेट ए में हो या फिर वो हमारे सेट बी में हो या फिर वो दोनों में हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो स्कूल है उसमें सभी क्लास आपके सेट हो गए, उनका सबका यूनियन बना हुआ है। तो वो जो बच्चे हैं आपके, जो स्टूडेंट होंगे उसमें उस यूनियन में, वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करते होंगे। ऐसा होगा नहीं कि वो किसी दूसरे स्कूल की क्लास से बिलोंग करते होंगे, वो इसी स्कूल में जितनी क्लास है जो भी आपकी क्लास है उनमें किसी न किसी क्लास से वो बिलोंग करते होंगे वो। तो ये हमारा हो गया यूनियन। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में आता है एक्स। एक्स के एलिमेंट होते हैं ए यूनियन बी के, लेकिन वो एलिमेंट किस टाइप के होंगे ये सब्जेक्ट इसको डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट है ए यूनियन बी में ये एलिमेंट किस टाइप से होंगे। ये एलिमेंट जो है वो हमारा या तो ए में आएगा या तो बी में आएगा, ये होगा। अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि x इक्वल टू ए यूनियन बी। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड दैट। इस सिंबल का मैथ्स में, हाई मैथ्स में बहुत ज्यादा ही यूज होता है और इसका मतलब बहुत ही कम लोगों को क्लियर होता है, क्योंकि इसका मतलब सही नहीं समझेंगे तो चीजों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी आगे मैथ्स में। x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंप्लाइड दैट x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। x अगर ए यूनियन बी में है तो x या तो ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा। और अगर आप इसका नेगेटिव वर्जन देखें, इसका पॉजिटिव वर्जन, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। ये वाला सिंबल मैं आपको पहले बता दूंगा, इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। मींस बिलोंग टू का सिंबल लगाओ और इसको बीच से कट कर दो तो ये बन जाता है हमारा डज नॉट बिलोंग टू। ये हमारा होगा x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। इसका मतलब हुआ कि x हमारा ए में भी नहीं होगा और x हमारा बी में भी नहीं होगा। ये जो हमने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से आपको चीजें अच्छे से समझ में जाएंगी क्लियरली। आप सबको समझिए, ये जो हमारा सेट दिख रहा है ये हमारा हो गया सेट ए, और ये जो हमारा सेट है ये हमारा हो गया सेट बी, और ये इसका सेटेड रीजन है और ये इसका सेटेड रीजन है। ये जो हमारा पूरा सेटेड रीजन हो गया, ये यहाँ से लेके इतना और ये फिर यहाँ से लेकर इतना, ये हमारा हो गया यूनियन। ये हमारा मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं ए और बी का यूनियन है। इसको मतलब हमने ए का भी पार्ट कंबाइन कर लिया और बी का भी पार्ट कंबाइन कर लिया, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब ये जो हमने बात की है इसको हम लोग, इस स्टेटमेंट को हम लोग इस वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। इसमें कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x कोई एलिमेंट है
वो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है। अगर वो ये ए यूनियन बी हमारा बोला हुआ, अगर ये ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, या तो ये यहाँ हो जाएगा, या तो यहाँ हो जाएगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। ये मतलब कुछ ना कि यहीं पे ही जो हमारा ये हमारा जो शेडेड रीजन है इसी में होगा। अब ये इनके बाहर ये यहाँ तो हमारा हो नहीं सकता, यहाँ यहाँ इनके जो अंदर ही होगा। तो अगर इनके ये अंदर है, अगर ये मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो ये हमारा बी में तो बिलोंग कर गया, वही इसने भी बोल दिया या तो ए में करे, या तो बी में करे। यहाँ भी है तो भी हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, अगर ये यहाँ भी है तो भी हमारा ए में भी कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब कि दोनों में कर रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अगर यहाँ आता है तो भी हमारा ए में तो ये बिलोंग कर ही रहा है ना एक टाइप से। तो अगर ये हमारा साइडेड रीजन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ए यूनियन बी में आ रहा है, तो इसको ए और बी में किसी एक जगह तो होना ही पड़ेगा। उसके बिना ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। वही वो स्टेटमेंट में लिखी हुई है, मैंने आपको वेन डायग्राम के हेल्प से काफी इजी वे में समझा दी है। और ये दूसरी हमारी स्टेटमेंट आती है, x does not belong to A union B implies that x does not belong to A and x does not belong to B। अब ये देखिए ए यूनियन बी का तो केवल रीजन ये हमारा जो शेडेड रीजन है बस इतना ही है, और हमारे ये जो एलिमेंट है ये हमारा जो यहाँ का एरिया है, ये एरिया है, और ये जो बचा हुआ एरिया है ये तो हमारा ए यूनियन बी में तो आता नहीं है। ठीक है, एक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर वो यहाँ हो, या फिर वो यहाँ हो। ये एलिमेंट हमारे कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एलिमेंट यहाँ है, तो ये एलिमेंट जो मेरा यहाँ है तो ये तो ना तो बी में आ रहा है ना तो ए में आ रहा है, क्योंकि हमारा बी हमारा इतना है और ए हमारा इतना है, तो हमारा ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है। सेम बात इसमें लिखी हुई है कि हमारा एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में तो है नहीं, तो इम्प्लाइज दैट ये ना ही ए में होगा और ना ही बी में होगा, इन दोनों में बाहर होगा। आप इस एलिमेंट को भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में तो है नहीं। तो ये ए यूनियन बी में ना होने की वजह से ये ना ही हमारा ए में हो पा रहा है और ना ही हमारा ये बी में हो पा रहा है, क्योंकि इसको ए और बी में होने के लिए इसको या तो यहाँ आ जाए या तो यहाँ आ जाएगा। ये इन दोनों में अगर आ भी गया तो फिर ये ए यूनियन बी के अंदर एंटर कर जाएगा, तो फिर मेरी ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू करना है तो फिर यहाँ पे ये रिजल्ट हमको ये देगा। अभी तक मैंने आपको दो सेट का यूनियन समझाया वेन डायग्राम की हेल्प से। अब आपको मैथ में एग्जांपल कैसे समझाते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे इसको मतलब कि क्या एग्जांपल होता है। ये हमारा सेट ए हो गया, कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी डी, और सेट हमारा बी हो गया, कर्ली ब्रैकेट में सी डी ई एफ। हमने आपको यूनियन ऑफ सेट्स स्टार्ट करने से पहले यही बताया था कि यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, मींस यूनिटी। सबको एक साथ लाके आप खड़ा कर दीजिए, एक साथ उनको रख दीजिए, तो वो हमारा बन गया यूनियन। अब देखिए ये ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है, हम उनको जितने भी एलिमेंट है उसको उठा के ए यूनियन बी में डाल दो बस, और आपको कुछ नहीं करना है। मींस ए बी सी डी हमने इसमें रख दिया और सी डी ई एफ बी में हमने रख दिया। अब आपको इसमें एक बात गौर करने की है कि सी और डी इसमें भी है, सी और डी इसमें भी है। अगर हम सी और डी यहाँ भी लिखते मतलब अगर हम सी और डी दो बार लिखते हैं यहाँ पे, मतलब कि सी भी आ रहा है डी भी आ रहा है, फिर वापस हम सी और डी लिखते तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। जैसे मैंने आपको सेट में बताया कि सेट में अगर हमने कोई एलिमेंट एक ही बार लिख दिया तो सफिशिएंट है, वो हमको फिर दोबारा उसको लिखने का मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आपके क्लासरूम में वहाँ पे अगर आपको तो मतलब एक नाम का एक ही बच्चा, एक आइडेंटिटी का वो एक ही बच्चा मिलेगा, एक रोल नंबर का भी एक ही बच्चा मिलेगा, उस रोल नंबर का दूसरा बच्चा तो मिल नहीं सकता क्योंकि उतना ही सफिशिएंट है। सेम इसी प्रकार से कि एक एलिमेंट एक ही बार होगा, दूसरी बार तो आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए जो एलिमेंट कॉमन है उनको बस एक ही बार है, तो बस एक बार आ गया हमारे यहाँ पे ये हो गया, इसको ए यूनियन बी में हमने सारे एलिमेंट इसमें आ गए बस। अब आई होप आप इसको अच्छे से समझ होंगे। अगर आपको यूनियन और टू सेट में अभी भी कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मैं आंसर का जवाब दूंगा क्वेश्चन का। और अगला हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसके साथ ले लीजिए, जिससे क्या अपना परफेक्ट नोट्स बना सके। आपको मैं इंटर की सारी मैथ्स अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आप उसका अगर अच्छे से नोट्स भी बनाते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल से इतनी अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट माइंड में के अंदर आ जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चन भी इजीली करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का ही यूज होता है, एग्जाम्पल्स का ही यूज होता है। अब ये जो सेट थ्योरी है ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बच्चे इससे दूर भागते हैं, टीचर भी इसको थोड़ा कम पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और जो डेफिनेशन लिखने में इनको समझने में कम इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिलोसफी मार्क्स लाने हैं, तो आपको तो सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा चैप्टर किसमें आ जाए किसी मतलब कोई उसका भरोसा नहीं है।
तो और इस चैप्टर का फ्यूचर में हाई मैट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज भी है। तो इसीलिए मैं आपको इसकी थ्योरी कंटेंट इतनी अच्छी भाषा में समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ कि आप अगर पूरा वीडियो लेक्चर बिना स्किप के अच्छे से देखते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और भूलेंगे भी नहीं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपने कोई डेफिनेशन पढ़ने से पहले डेफिनेशन में जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं, तो आपने वर्ड का मतलब समझ लिया तो आपको डेफिनेशन याद करने की ही नहीं पड़ेगी, आप पूरी डेफिनेशन ही समझ जाओगे। और आपसे कोई भी टीचर पूछे या आपका कोई दोस्त पूछे तो आपको उसको इजीली बता पाओगे इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब। अगर आपने क्लास 11 में जो स्ट्रेट लाइन है इंटरमीडिएट में, अगर आपने वो पढ़ ली होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। जैसे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन का मतलब ये होता है कि जो लाइन है वो आपस में कट करती है एक दूसरे को, तो इन्हीं को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ये जो होता है ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर आप ये पॉइंट देखें तो इस पॉइंट को हम लोग कॉमन पॉइंट तो बोल देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारा इस लाइन में भी है और ये पॉइंट हमारा इस लाइन में भी है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोल रहे हैं और ये पॉइंट हमारा कॉमन भी है क्योंकि ये दोनों लाइन में है। तो इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब ही हुआ कॉमन, मीन्स दो सेट हैं, दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट हो जाए तो उनको हम लोग बोल देंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, वो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएंगे इसमें कॉमन एलिमेंट। अब आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसको फिर वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और फिर इसका मैथमेटिक्स में एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। The intersection of two sets A and B is the set consisting of all the common elements। ये वर्ड पे आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, all the common elements। आप कोई भी कॉमन एलिमेंट छोड़ेंगे नहीं, इसमें सभी हमारे कॉमन एलिमेंट आने चाहिए दोनों सेट A और B के, तभी वो उसका इंटरसेक्शन सेट होगा। ठीक है, अब देखिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X such that X belong to A and X belong to B। ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल होता है और इसी के ऊपर उल्टा कर रहे हैं, इसलिए जैसे हमने ये किया है ये हमारा यूनियन का सिंबल बन जाएगा। यूनियन मींस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यूनियन स्टार्ट होता है यू से, तो ये इसका जो है यू शेप में रहेगा और इंटरसेक्शन है तो उसका जस्ट उल्टा कर दो, ये हमारा इंटरसेक्शन शेप में बन गया। ठीक है, ये हमारा हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो कि ए में भी हो और ए के साथ साथ बी में भी हो, क्योंकि कॉमन का मतलब वही होता है कि जो कि दोनों में हो। अगर वो दोनों नहीं है तो फिर कॉमन ही नहीं हो पाएगा ना। तो वही बात इसमें लिखी हुई है कि ये हमारे दोनों में होना चाहिए, किसी एक में अगर नहीं हुआ तो फिर समस्या हो जाएगी, तो उसको फिर हम ए इंटरसेक्शन बी में भी रख नहीं पाएंगे। अब इसको थोड़ा और भी अच्छे वे समझते हैं इस स्टेटमेंट को। अगर हमारा जो x है वो a इंटरसेक्शन b में है, इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू b। मींस अगर हमारा x हमारा a इंटरसेक्शन b में है, इसको हमारा a में भी होना पड़ेगा और b में भी होना पड़ेगा। अगर इसको अपोजिट वे में देखें तो x अगर हमारा x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। मींस x अगर हमारा a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो x अगर हमारा a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो वो या तो a में ना हो या तो b में ना हो, तो हमारा काम बन जाएगा। मींस ऐसा ना हो कि वो हमारा एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है, तो वो हमारा एलिमेंट a और b दोनों में प्रेजेंट हो गया तो उसको फिर इंटरसेक्शन में भी होना पड़ेगा। अगर वो एलिमेंट a में प्रेजेंट है b में प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा एलिमेंट इंटरसेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर वो मतलब कि a में प्रेजेंट हो गया और b में नहीं है तो भी हमारा इंटरसेक्शन में नहीं होगा। अब इसको वेन डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये हमारा सेट A हो गया और ये हमारा सेट B हो गया। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इस ये हमारा सेट है, इनका जो कॉमन एरिया है वो केवल इतना ही है, ये इनका कॉमन एरिया है और ये जो हमारा सेकंड रीजन है वही हमारा इंटरसेक्शन पार्ट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन एरिया। तो हमारा ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो गया, ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो गया। अब इस स्टेटमेंट को इसकी हेल्प से समझते हैं, ये तो वेन डायग्राम की हेल्प से। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x हमारा a इंटरसेक्शन b में अगर बिलोंग करता है, a इंटरसेक्शन b हमारा केवल सेकंड एरिया है ये वाला, तो वो या तो इसमें कर जाए या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो या तो यहाँ या तो यहाँ। वो हमारा यहाँ या फिर यहाँ तो हो नहीं सकता है। अगर हमने यहाँ रखा तो वो a इंटरसेक्शन b से बाहर हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन b में रहेगा नहीं। अगर हमारा वो a इंटरसेक्शन b है तो फिर इनमें से किसी एक जगह पे होना पड़ेगा, तो वो इनमें से किसी एक जगह पे है। तो आप देखिए अगर आप इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा एलिमेंट ये हमारा a के अंदर भी आ रहा है और ये हमारा एलिमेंट है वो हमारा b के अंदर भी आ रहा है।
ठीक अगर आप इसको देखेंगे या ध्यान से देखिएगा, ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की वजह से जल्दी कोई टीचर समझाएगा नहीं स्कूल में। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से समझा दे रहा हूँ कि आप लोग फिर डिफरेंस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्टेटमेंट क्या है। आपको स्टेटमेंट को फिर याद करने की रट्टा मारने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आप तो इजीली समझ सकते हैं स्टेटमेंट को केवल इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ गए, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हमारा ये एलिमेंट यहाँ पे है तो हमारा एलिमेंट जब भी ए इंटरसेक्शन बी में तो है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा ए में भी आ रहा है एलिमेंट और ये हमारा एलिमेंट बी में भी आ रहा है। ठीक, अब हम लोग नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट x does not belong to a intersection b implies that x does not belong to a और x does not belong to b। इसका मतलब ये है कि x अगर हमारा a intersection b में बिलोंग नहीं करता तो वो कैसे होगा। अगर हमारा ये हमारा एलिमेंट है वो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, या फिर ये यहाँ हो गया, तो हमारा a इंटरसेक्शन b तो केवल इतना है, तो हमारा ये a इंटरसेक्शन b के अंदर तो आ नहीं रहा है। ये बात तो आप इजीली देख के इसको समझ सकते हैं। ये बाहर है तो हमारा शेडेड रीजन में नहीं है, अगर हमारा ये शेडेड रीजन में नहीं है तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी नहीं है ये वाला एलिमेंट। तो ये हमारा अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है तो आप इसको देख लीजिए, ये एलिमेंट हमारा बी में तो आ रहा है लेकिन ये हमारा एलिमेंट ए में आ ही नहीं रहा है। ये और सबको आप अच्छे से पढ़िएगा, और का मतलब या तो ए में ना हो या तो बी में ना हो, बी में आ गया लेकिन ए में नहीं आ रहा है। ठीक, अगर आप इसको देखिए, ये एलिमेंट जो हमारा है ये एलिमेंट हमारा ए में आ गया लेकिन हमारा एलिमेंट ये बी में आ ही नहीं रहा है। तो यही स्टेटमेंट बोला है कि एलिमेंट या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा। आई होप अब इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसको एग्जांपल के हेल्प से कैसे समझे। ये तो अभी तक मैंने आपको वेन डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। ये एक हमारा सेट है ए बी सी डी उसके एलिमेंट है और दूसरा हमारा सेट है बी उसका सी डी ई एफ एलिमेंट है। हमको इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इंटरसेक्शन वर्ड की मीनिंग समझाई थी, जिसका मतलब होता है कॉमन। तो आप लोग इसमें देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, पर जो कॉमन एलिमेंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए, वही हमारा इंटरसेक्शन बन गया। इसमें और कुछ करने की ये तो और सिंपल है। इसमें देखिए ए इसमें है लेकिन ए इसमें है नहीं, तो ए हमारा कॉमन एलिमेंट हो नहीं सकता है। बी इसमें है लेकिन बी इसमें नहीं है, तो बी भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए सी एलिमेंट इसमें है, सी इसमें है, तो कॉमन हो गया, तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। और डी एलिमेंट इसमें है, डी एलिमेंट इसमें भी है, तो ये भी हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया, इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें आते हैं कि एलिमेंट हमारा ई हो गया। एलिमेंट हमारा ई तो यहाँ तो है नहीं, इसको हम कॉमन एलिमेंट कैसे बोल सकते हैं। और हमारा एलिमेंट एफ भी इसमें नहीं है, तो इसको हम कॉमन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं आया। आई होप आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको फिर पूछ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब हमारा नेक्स्ट आता है ज्वाइंट सेट। दिस ज्वाइंट सेट आप इसको नाम से समझ होंगे। ज्वाइंट का मतलब होता है आपस में मिलाना या फिर साथ रखना या फिर जोड़ देना। और उसका अगर दिस लग गया मीन्स ये उसका क्या अपोजिट वर्ड हो गया। दिस ज्वाइंट सेट मीन्स वो अलग अलग आपस में कोई ज्वाइंट ही ना हो। ज्वाइंट का मतलब आपस में जोड़ना होता है, अगर अलग अलग होकर डिस्ट्रॉय तो आपस में कोई उसमें जुड़ा ही नहीं है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दो सेट्स को आपस में हम लोग अलग अलग कैसे बोल सकते हैं कि उसमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो फिर वो हमारा ज्वाइंट सेट हो गया। मीन्स उसमें कोई ज्वाइंट है ही नहीं क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग इस केस में डिसज्वाइंट सेट बोल देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल देखते हैं तो वेन डायग्राम के हेल्प से भी देखते हैं। Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5. 5 ये 5 को मैंने आपको एम्पैथी सेट में एक्सप्लेन किया था। 5 का मतलब क्या होता है एम्पैथी सेट, मतलब कि कुछ नहीं, वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कुछ उसमें है नहीं। A intersection B इक्वल टू 5 मतलब कि अगर हम लोग दो सेट ऐसा है मतलब कि दो सेट जिनका हम लोग इंटरसेक्शन ले और इंटरसेक्शन को चीज आ ही नहीं रही, मतलब कि वो हमारा सेट ही पूरा एम्पैथी सेट है, मतलब कि वो हमारे दो सेट हुए उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनमें कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा फिर डिसज्वाइंट सेट हो गया। ये हमारा यहाँ पे हमारा डिसज्वाइंट सेट हो गया, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसको वेन डायग्राम के हेल्प से देखिए कि हमारा सेट हमारा ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। आप लोग देखिए ए हमारा इधर है, बी हमारा इधर है, इनमें कोई भी आपको कॉमन एरिया तो दिख नहीं रहा, दोनों सेट अपने अलग अलग है, तो ये हमारा डिसज्वाइंट हो गया। अगर इसको एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे तो हमारा सेट ए हो गया 135, हमारा सेट बी हो गया 246। अगर आप लोग देखेंगे तो सेट ए में और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 1 इसमें है ए में लेकिन 1 हमारा बी में नहीं है, 3 हमारा ए में है, 3 हमारा बी में नहीं है, 5 हमारा ए में है, 5 हमारा बी में नहीं है। और सेम अगर आप 246 भी देखेंगे बी में तो है लेकिन ए में नहीं है।
तो इसी प्रकार से हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी सेट हो गया। मींस ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अभी मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स में तीन ऑपरेशन बताए। पहला था यूनियन ऑफ टू सेट, दूसरा था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तीसरा था डिसजॉइंट सेट। अब बाकी कुछ और ऑपरेशन बचे हुए हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग उसको अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप लोग उनको एक बार वीडियो पूरा रिप्ले कर लीजिएगा, तो रिप्ले करने के बाद आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको चीज़ें कभी नहीं समझ में आएंगी। अगर वो प्रॉपर वे में अच्छे से वर्क करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, डेली में पढ़ेंगे तो उनको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है वो पहली बार तो मांगता है टाइम, और दूसरा वो मांगता है हार्डवर्क, प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसको टाइम करते जाएंगे तो आपका मैथ्स सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।